विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की सामाजिक बल। अगर ऑप्शन में जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों को पूछे तो दोनों सही है, जबकि एक ऑप्शन चुनना हो तो जीन पियाजे को चुनना है। महत्वपूर्ण भूमिका जीन पियाजे की है। वाइगोत्स्की थोड़ी अलग बात करते हैं। इस जेडपीडी के लिए जाने जाते वाइगोत्स्की जॉन ऑफ प्रोक्सिपल डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने कहा था कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वातावरण से ज्ञान अर्जित करता है। वाइगोत्स्की कहते हैं सामाजिक का वातावरण प्रभाव पड़ता है, इसलिए उन्होंने इस पर विशेष फोकस किया है। इनका मानना है कि सामाजिक कारक का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें सामाजिक रचनावादी, इनके सिद्धांत को सामाजिक रचनावाद सिद्धांत कहते हैं। इनका मानना है कि संस्कृति का प्रभाव भी पड़ता है, इसलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। सामाजिक अंतक्रिया से इनका मानना है कि अंतर व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति से को ज्ञान का निर्माण होता है। इंटरपर्सनल सोशल सिचुएशन, अंतर दूसरों से बात करने कहते हैं, अंतरा है स्वयं से बातचीत करना। वाइगोत्स्की भाषा एवं विचार की बात करते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जब बच्चा 2-3 वर्ष का होता है तो ये हाव भाव के माध्यम से दूसरों को समझाने की कोशिश करता है। 3 से 6 वर्ष खुद से ही बातें करते रहते हैं। हीर को स्कूल जाना है, हीर को सोना है, हीर को खेलना है, खुद से बात करता है, सर्वनाम प्रयोग नहीं करता। 6 वर्ष के बाद चिंतन की शुरुआत हो जाती है। अब बच्चा सोचेगा, वो अंदर ही सोचेगा, अपनी भाषा अंडरग्राउंड हो जाती है, चिंतन शुरू हो गया। जेडपीडी मचान, एक व्यक्ति दूसरे की मदद कर रहा है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो जेडपीडी है। एक बच्चा घर पे है, अगर उसे स्कूल भेज दिया जाए तो ज्ञानी बन जाएगा, यानी उसके जीवन बदल जाएगा। तो घर और जो स्कूल के बीच की जो दूरी है वो जेडपीडी है, तो अंतर वो जेडपीडी। साइकिल चलाने के लिए मदद करेंगे तो सीख जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो वो ऐसे कैसे रह जाएगा जिंदगी भर। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो जेडपीडी। नीचे और फल ऊपर है तो फल और इसके बीच की दूरी जेडपीडी। स्केप फोल्डिंग, मदद के द्वारा व्यक्ति ऊंचाई तक पहुंच सकता है। दी गई मदद है वो मचान है। ये जो साइकिल को पुश कर रहा है ये मचान है। खड़ा होकर फल को प्राप्त कर सकता है तो वो स्केप फोल्डिंग या मचान कहते हैं। MKO यानी दूसरों से अधिक ज्ञानी, ज्यादा ज्ञानी ऊपर वाला, तो ये MKO है। MKO वो है जो दूसरे ज्यादा जानता है। यहाँ फादर है वो MKO। टीचर ने अगर मदद की तो वो MKO टीचर है। मको मार्शा, ABCD घर पे भी सीख सकता है, लेकिन अगर स्कूल भेज दिया जाए तो वो सब कर सकता है जो उसकी पहुंच से बाहर था। जो नहीं कर पाता घर पे वो स्कूल में कर देगा। इसके बीच में कौन है? जेडपीडी। बालक द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्य करने और सहायता के साथ कार्य करने के बीच के अंतर को समयस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी कहते हैं। बालक अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे आकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं यदि उन्हें थोड़ा निर्देश मिल जाए। इस प्रकार तो इस स्तर को वाइगोत्स्की ने संभावित विकास कहा है, यानी मचान। बालक के वास्तविक विकास और संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ या निकटतम विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो ये सब जेडपीडी है। जेडपीडी वो संभावित विकास है। अब स्केप फोल्डिंग अब आया है। जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन को सहयोग व निर्देशन द्वारा विस्तारित करता है तो इसे मचान कहते हैं। एक ऐसी निर्देशात्मक तकनीकी व सहायता है जिसके द्वारा बालक को कई कौशल में प्रवीण किया जाता है। MKO दूसरे को कौशल करने के लिए निर्देशन या सहायता देता है, वो MKO है। कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत 1927 से 1987। बच्चा बाल्यावस्था में आता है, यानी कि विद्यालय जाता तब नैतिक विकास शुरू हो जाता है। वहाँ कहानी इसलिए सिखाई जाती है, कहानियों के माध्यम से सिखाते हैं। बड़ों के साथ तर्क करने लगता है तो पता चलता है कि उसका नैतिक विकास नहीं हुआ है, मॉरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। पहला पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 वर्ष। इसमें बाहरी घटना होती है, इसमें जैसा देखा वैसा बोला कि उसका कोई पता नहीं, क्योंकि चाटा मारा देखा तो उसने बता दिया कि मोहन गलत है। सोहन ने गाली बोली, उसको पता ही नहीं। पहले आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दंड के माध्यम से ही आज्ञा मानता है। दूसरी अहंकार की अवस्था, तो बड़ी इंसल्ट उसको होती है जब पाउडर का डब्बा गिरा दिया जाता है तो बच्चों को बड़ी इंसल्ट लगती थी। अहंकार की अवस्था है। अहंकार ये कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद बाल बना लूंगा, मैं खुद खाना खाऊंगा, ये अहंकार है। यानी इसे अदला बदली की अवस्था कहते हैं। खुद की अच्छी पेंसिल है फिर भी दूसरों की पेंसिल वो अच्छी लगती है, इसलिए फिर वो अपनी ज्योमेट्री में से अपनी पेंसिल दे देता है और उसकी पेंसिल ले लेता है, इसीलिए इसे अदला बदली की आयु कहते हैं 4 से 10 वर्ष। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता की अवस्था, यानी साधन की अदला बदली करना, तो साधनों का आदान प्रदान करने की वजह से। दूसरा परंपरागत स्तर, इसे नैतिक स्तर कहते हैं 10 से 13 वर्ष। सामाजिक आधार पर वो सही और गलत का निर्णय देता है, समाज जो मानता है वो बच्चा भी मानता है।
बालक वही काम करेगा जो समाज को पसंद है, यानी सामाजिक व्यवस्था के प्रति वो सम्मान करता है, तभी हमारी तारीफ होगी, प्रशंसा होगी। दूसरी, प्रशंसा की व्यवस्था, मैंने प्रशंसा पाना चाहता है, इसलिए वो उत्तम लड़का अच्छा लड़का बनना चाहता है, लड़की अच्छी लड़की बननी चाहती है, इसलिए गुड एंड नाइस, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल बनने की उन्मुखता की व्यवस्था कहलाती है। गुड नाइस गर्ल की उन्मुखता की व्यवस्था कहलाती है। अब उत्तर परंपरागत स्तर यानी कि पक्ष नैतिक स्तर 13 के बाद होता है। मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। बच्चे किशोर विवेक के आधार पर निर्णय लेते हैं। किशोर कहता है कि समाज के साथ समझौता करके चलना चाहिए, हम समाज के रीति रिवाज को अपनाते हैं, समाज से हम बंधे रहते हैं, इसलिए सामाजिक अनुबंध उन्मुखता की व्यवस्था भी कहलाती है। विवेक की व्यवस्था भी है, कोई भी फैसला विवेक के आधार पर लिया जाता है। सार्वजनिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता, सार्वजनिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता, जो उचित है उसी पर बात होती है, सुनी सुनाई बातों पर नहीं। स्तर 3 और अवस्था 6, अहंकार वाली अद्राबिलिटी। नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने भी दिया है 1928 में, जो संज्ञानात्मक विकास के अलावा नैतिक सिद्धांत भी दिया। 1932 में एक किताब द मोरल जजमेंट ऑफ वाइल्ड प्रकाशित की। इसके अनुसार बच्चों में नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम और तार्किक पैटर्न होता है जो बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। पियाजे के अनुसार बच्चे जैसे जैसे वातावरण के साथ अंतक्रिया करते हैं वैसे वैसे अपने में परिवर्तन व परिमार्जन लाते हैं और उनका नैतिक विकास होता है। तो इनकी किताब का नाम है बच्चे का नैतिक निर्णय जीन पियाजे। प्यारों का शुक्रा रहा हूँ जजमेंट नैतिक निर्णय सोपड़ी लगी में प्यारों। तो जीन पियाजे ने 2 अवस्था पहली प्रानैतिकता की अवस्था, हेट्रोनोमस मोरालिटी, 2 से 8 वर्ष। अपने से बड़ों के साथ अंतक्रिया करता है, अर्थात असमान अंतक्रिया करता है। इस अवस्था में जो भी संप्रति विकसित होता है वह दृढ़, निरपेक्ष व परिवर्तनशील होते हैं। बालक सर्वव्यापी न्याय में विश्वास करता है। इस अवस्था को नैतिक वास्तविकता की अवस्था या दबाव की नैतिक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे समझते हैं कि माता पिता की ओर से जो भी नियम आते हैं उसे हर हालत में स्वीकार करना आता है। एक बच्चा सीढ़ियों से गिर गया तो उसने कहा कि तूने कुछ जरूर गलत काम किया होगा तभी भगवान ने तेरे को पनिशमेंट दिया है। लेकिन 9 से ऊपर का बच्चा ऐसा नहीं कहेगा, वो कहेगा फिसला इसलिए गिरा है। किसी को चॉकलेट खाता देख के कहेगा तेरे को चॉकलेट नहीं खानी क्योंकि दांतों में कीड़े पड़ जाएंगे। फिर उसके माँ बाप ने समझाया कि कीड़े पड़ते हैं, खुद पे लागू दूसरों पे लागू कर रहे हैं। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था 9 से 11 वर्ष। बालक अपने संगी साथी के साथ अंतक्रिया करता है, यानी समान अंतक्रिया करता है। बालक का मानना होता है कि नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात उसको मानना आवश्यक नहीं है। बालक सर्वव्यापी न्याय में विश्वास नहीं करता है कि हर व्यक्ति को दंड दे रहा है, ऐसा जरूरी नहीं। एविंग रस्ट ने दूसरी अवस्था को स्व केंद्रित बताया है। जीन पियाजे ने भी 2 से 7 को स्व केंद्रित ही बताया था। खुद जो कर रहा है वो सही है और दूसरे टोक रहे हैं वो गलत है। 7 से 12 परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। 13 से 18 में बच्चा आदर्शवादी बातें करता है, इसलिए ये सिगमुंड फ्रॉइड के सुपर ईगो से चलता है, इसलिए देवदूत कहते हैं। 18 के बाद भावनाओं से नहीं विचार से काम लेते हैं, दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करता है। 18 के बाद उसकी बातें आधार युक्त तर्क संगत की हो जाती है, इसलिए इस अवस्था को आधार युक्त तर्क संगत होने की वजह से तो आधार युक्त आत्म चेतना की अवस्था कहा गया। और 13 से 18 आधारहीन, तो आधारहीन आत्म चिंतन अवस्था है। और 13 से 18 पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 2, इसमें बच्चे को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता। स्व केंद्रित अवस्था, जो खुद करता है वो सही बताता है और टोक दिया वो गलत है। अहमवादी परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था 7 से 12। नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है, समाज के लोगों के आगे मानने लगता है, उचित अनुचित में विभेद करना भी सीख जाता है। चौथी आधारहीन आत्म चेतना अवस्था 13 से 18। आधारहीन व खोखले आदतों की बात करता है जो उसे इस यथार्थवाद के धरातल से दूर ले जाता है। खोखले बातें। 5वीं आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था, तो बुद्धि यहाँ लौट के आ जाती है क्योंकि धड़ाम से नीचे गिरता तो बुद्धि लौट आती है, तो यहाँ भावना से नहीं बल्कि विचारों से काम लेता है। भाषा विकास। पावलो कहता है भाषा बालक अनुबंधन से सीखता है। ए के सामने एप्पल बनी हुई है, बी के सामने बॉल चित्र बना हुआ है, अनुबंधन के माध्यम से सीखता है बच्चा। इसके अंदर का मानना है भाषा अनुकरण एवं पुनर्बलन से सीखता है। जब बच्चे ने माँ बोला तो पुनर्बलन दिया, शाबाश, वेरी गुड। पीछे पीछे बोलता है इसलिए अनुकरण व पुनर्बलन से। अल्बर्ट बांडुरा, इन्होंने सामाजिक विकास सिद्धांत, इन्होंने कहा कि बस
इन्होंने सिर्फ अनुकरण से सीखने की बात कही, न कि पुनर्बलन की। भाषा विकास सिद्धांत, नोम चॉम्स्की ये प्रवर्तक हैं सिद्धांत के। इनका मानना है कि जन्मजात प्रवृत्ति होती है बच्चे में भाषा अर्जन की। भाषा अर्जन तंत्र की बात नोम चॉम्स्की ने की। एलआईडी व्याकरण सीखा नहीं जाती, बच्चा अपने आप भाषा के साथ व्याकरण सीख जाता है। वजारी वाजार है। व्यक्ति का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों के आधार पर विकसित होता है? प्राइम सुपर ईगो। फ्राइड ने ऊर्जा का वितरण व्यक्तिगत विकास के जिस स्थानों पर किया है वो है व्यक्तित्व विकास के जिन स्थलों पर किया वो है इदमेहम प्राइम सी से। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली कौन सी? स्कीमा। पॉलबर्ग की नैतिक विकास की कौन सी अवस्था नहीं है? संवेदी प्रेरक नहीं बताई। प्राक बताई रूढ़िगत और पक्ष रूढ़िगत। संज्ञानात्मक सिद्धांत पर व्यवस्थित अध्ययन करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक कौन था? जीन पियाजे। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी सिद्धांत की अवस्था है? कोलबर्ग ने परंपरागत बताई। एरिक्सन की मानव विकास की अवस्थाएं। मनोविश्लेषण और मनोलैंगिक है वो तो सिगमुंड फ्राइड ने। तो मनोलैंगिक सिगमुंड ने दिया, इसका मतलब यहाँ उत्तर सही है। मनोसामाजिक अवस्था। मनोसामाजिक कोई भी व्यक्ति अपने बारे में और अपने विचारों को संपूर्ण एवं व्यवस्थित कर पाता है तथा उसकी सोचने की शक्ति विश्लेषणात्मक हो जाती है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में। किशोर। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्था भी बताई? तो जन्म से मृत्यु तक। सिगमुंड फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में काम इच्छा सापेक्ष रूप से निष्क्रिय होती? तो प्रसुप्ति अवस्था में। बाल्यावस्था। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चे उस चिंतन का विकास होता है जिसमें अनुत्क्रमणशीलता यानी उल्टा पलटी नहीं कर सकता है? 4 के स्थान पे 4x2 2x4 का नहीं कर पाएगा। दूसरी अवस्था प्राक संक्रियात्मक में नहीं कर पाएगा, मूर्त में कर देगा। निर्जीव वस्तुओं के सजीव गुण देने वाली प्रकृति को जीन पियाजे ने क्या नाम दिया? सजीव चिंतन है, जीववाद कहते हैं। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है, बच्चे की बात सुनता है, ये भी सजीव चिंतन का। सूर्य आज उदास है तो सजीव चिंतन। सिगमुंड फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? लैंगिक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। किस अवस्था में आक्रामक व खतरनाक व्यक्तित्व का विकास होता है? गुदावस्था में, क्योंकि लेटरिन जाता है और उसमें उसको डांट दिया जाता है, वो फिर आक्रामकता की ओर धारण करेगा। औपचारिक संक्रियात्मक 11 से। शारीरिक विकास। प्रथम चक्र 0 से 2। तीव्र गति से विकास 13 से 15 के बीच में भी तीव्र गति से 2 वर्ष में विकास होता है। 3 से 12 और 16 से 18 के बीच में धीरे धीरे होता है। 3 साल 3 से 12 में धीरे धीरे। मुख्यतः पूछे तो शैशवावस्था किशोरावस्था में तीव्र होता है, लेकिन किशोर और शैशव दोनों दिया हुआ तो तीव्र गति किशोरावस्था में होता है। वैसे किशोरावस्था का आरंभिक 3 वर्षों 13 से 15 में तीव्र होता है। हरलोक हरकू की दो विकास लयात्मकता है, समसाना था शारीरिक अंगों का और मांसपेशियों का विकास। मांसपेशी में क्रियात्मक, गत्यात्मक, गामक, गतिक विकास, मोटर डेवलपमेंट। शेषावस्था में लड़कियों की लंबाई ज्यादा होती है, बाल्यावस्था में सामान्य बराबर होती है, लेकिन किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई ज्यादा हो जाती है। शेषावस्था में वजन लड़कों का ज्यादा होता है, बाल्यावस्था में दोनों का बराबर। और बाल्यावस्था में अगर अधिक होगा तो लड़कियों का वजन होगा, लेकिन किशोरावस्था में लड़कों का वजन ज्यादा होता है। शेषावस्था में हड्डियां 270 से 300 जो कोमल लचीली होती है, जो आपस में धीरे धीरे जुड़ती, स्त्रीकरण या दृढ़ीकरण होकर हड्डियां जुड़ के किशोरावस्था में 206 रह जाती। दांत निकलने की प्रक्रिया का आरंभ कब होता है? तो प्रक्रिया तो गर्भावस्था से हो जाता है, लेकिन जन्म के समय एक भी दांत नहीं होता है। 1 वर्ष में 8 दांत, 4 वर्ष में 20 दांत पूरे निकल आते हैं, 5-6 वर्ष से नए दांत शुरू हो जाते हैं, 12 से 13 वर्ष में 28 से 27 से 28 हो जाते हैं। स्थायी दांत 12 और अस्थायी 20। मस्तिष्क के वजन की बात करें तो शेषावस्था में 350 ग्राम होता है, हार्डी 300 ग्राम। बाल्यावस्था में 1260 ग्राम यानी 1 किलो 62 ग्राम हवा किलो धार बाल्यावस्था। किशोरावस्था में 1260 से 1400 ग्राम, 1.5 किलो से थोड़ा कम रहता है। शिशु के फेफड़े छोटे होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी सांस लेता है। जैसे जैसे फेफड़े बढ़ते हैं तो सांस धीरे धीरे आराम से लेने लगता है। क्रियात्मक, गामक, गत्यात्मक। तो स्थिर गत्यात्मक विकास और सूक्ष्म गत्यात्मक विकास। तो हाथ, पांव, जांघ, धड़, घुटने आदि छोटी मांसपेशियों के समीकरण से आंख, हाथ, कलाई, अंगुलियां आदि। जैसे सुई का धागा पिरोना सूक्ष्म, पढ़ना, लिखना ये सूक्ष्म से। तो भोजन करना, वस्त्र पहनना, खिलौने का प्रयोग करना, ब्लॉक क्षितिज बनाना, बालों में कंघी करना, ब्रश करना, स्नान करना, जूते मोजे पहनना, कमीज बटन बंद करना और पेपर को काटना, फाड़ना, चिपकाना ये सब सूक्ष्म। तैरना वो स्थूल है।